हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कई लोग आजकल शिकायत करते हैं कि आप बहुत नेगेटिव खबरें दिखाते हैं। लोग पहले से निराश हैं, हताश हैं, उन्हें और दुखी करने का क्या फायदा। एक बार तो लगा बात तो ठीक है, सोचा आज कम से कम किसी अच्छी खबर से शुरुआत की जाए, पर क्या करूं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की सांसें उनका साथ छोड़ रही हैं। लोग कोरोना के खौफ से डरे हुए हैं। लैब में टेस्टिंग के लिए जान पहचान निकालनी पड़ती है, कई कई दिन लगते हैं, फिर रिपोर्ट नहीं आती। हॉस्पिटल में बेड के लिए अप्रोच लगानी पड़ती है, फिर भी जगह नहीं मिलती। ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ता है। दवाई और इंजेक्शन ब्लैक में खरीदने पड़ते हैं। यह हर रोज की कहानी है, हर घंटे की कहानी है, हर मिनट की दास्तान है। जब ऐसे हालात हों तो क्या पॉजिटिव दिखाऊं और दिल को कैसे समझाऊं। हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना गांव गांव तक पहुंच रहा है। सरकारें कोशिश कर रही हैं, दिलासा दे रही हैं, दावा कर रही हैं, समझा रही हैं कि सब ठीक है, ऑक्सीजन भी है, बेड्स भी हैं, दवाई भी हैं। लेकिन ग्राउंड से जो रिपोर्ट आती है वो कुछ दूसरी तस्वीर पेश करती है। हॉस्पिटल्स के बाहर तड़प रहे मरीजों के हाथ से जिंदगी की डोर छूट रही हो और हॉस्पिटल मरीजों के परिवार वालों से कहे कि खुद ऑक्सीजन का इंतजाम कर लो, खुद दवाएं लेकर आओ, इंजेक्शन लेकर आओ। परिवार वाले तपती दोपहर में इधर से उधर दौड़ते रहे, भागते रहे। मरीज की सांसें उखड़ रही हो तो क्या करें। सच तो बहुत कड़वा है। हॉस्पिटल हो, हेल्पलाइन हो, डॉक्टर्स हो, कोई फोन तक नहीं उठाता। जो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं उनसे कहा जाता है कि पहले फोन करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, जब नंबर आएगा तो बता देंगे। जरा सोचिए, हॉस्पिटल्स के बाहर लोग तड़प रहे हैं। टेस्ट कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लेकिन सरकारी फिगर्स कहती हैं कि दिल्ली में, मुंबई में हालात बेहतर हुए हैं। तो सबसे पहले इन फिगर्स के झूठे सच के बारे में आपको बता देता हूं। दिल्ली और मुंबई में अचानक नए मरीजों की संख्या कम कैसे हो गई। फिगर्स को देखकर तो लगेगा कि यहां कोरोना काबू में आने लगा है, लेकिन मैं थोड़ा गहराई में गया। पता चला कि दिल्ली और मुंबई में पिछले 2 दिन से टेस्ट ही कम हो रहे हैं, इसलिए कम पॉजिटिव मरीज रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। सच्चाई है कि दिल्ली में जिसका टेस्ट हो रहा है उसमें से हर तीसरा आदमी कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। दिल्ली में इस वक्त कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 35% बना हुआ है। कल 57,600 टेस्ट हुए, उनमें से 20,200 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 13 अप्रैल को, 14 दिन पहले, 1,02,460 टेस्ट हुए थे और इनमें से सिर्फ 13,468 की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। यानी 13 अप्रैल को दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 13% था, जो 2 हफ्ते में बढ़कर 35% हो गया। पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली में कंडीशन और भी खराब हुई है। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि अगर दिल्ली सरकार से हालात नहीं संभल रहे तो फिर केंद्र सरकार से टेक ओवर करने का आदेश अदालत को देना पड़ेगा। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के हालात पर अफसोस जताया, नाराजगी जताई और दिल्ली सरकार के फैसलों पर हैरानी भी जताई। कोर्ट ने कहा कि सरकार कर क्या रही है। हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए बेड नहीं है, हॉस्पिटल्स के पास ऑक्सीजन नहीं है,
हर घंटे ऑक्सीजन के लिए एसओएस कॉल आता है, ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल्स को कोर्ट जाना पड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार बेसिर पैर के आदेश दे रही है जिनका कोई मतलब नहीं है और कोई फायदा नहीं है। अगर दिल्ली सरकार से सिस्टम नहीं संभल रहा, हालात काबू से बाहर हैं, तो फिर अदालत केंद्र सरकार को टेक ओवर करने का आदेश देगी। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की और हैरानी भी जताई कि जब मरीजों के परिवार वाले एक एक बेड के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल रहा, ऐसे में दिल्ली सरकार ने जजेस और कोर्ट के अफसरों के लिए 5 स्टार होटल में 100 बेड कैसे बुक करती है। वाकई में जुडिशरी के प्रति दिल्ली सरकार की दरियादिली हैरान करने वाली है। इससे ऐसा मैसेज गया कि जब देश भर में हाहाकार है, उस वक्त हमारे जज अपनी फिक्र कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में जो आदेश जारी किया है, उसमें यह भी लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के रिक्वेस्ट पर ऐसा किया जा रहा है। इस पर अदालत ने दिल्ली सरकार की जमकर क्लास ली। आज हाईकोर्ट ने कहा कि हमने तो दिल्ली सरकार को होटल रिजर्व करने के लिए कभी नहीं कहा। अदालत ने सिर्फ इतना कहा था कि अगर हाईकोर्ट के स्टाफ को हॉस्पिटल की जरूरत पड़े तो उसे सुविधा दी जाए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, न हॉस्पिटल है, न बेड है, इक्विपमेंट की कमी है, वेंटिलेटर नहीं है, तो ऐसे में क्या हम अपने लिए ऐसी फैसिलिटी की मांग करेंगे? क्या ये आम लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, आप कुर्सी पर हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है कि आप ऑक्सीजन का नहीं बल्कि लॉलीपॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने आज ऑक्सीजन सप्लाई करने वालों की बात सुनी, एक ऑक्सीजन सप्लायर की यूनिट को अटैच भी कर दिया। कहा यह मुनाफा कमाने का वक्त नहीं है, यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है। और फिर दिल्ली सरकार से कहा कि लिक्विड ऑक्सीजन हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई हो, अब ठीक से काम करना होगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो अदालत को ऑक्सीजन के स्टॉक के बारे में जानकारी दे और यह भी आदेश दिया कि सभी मेडिकल स्टोर से रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन और फेबीफ्लू का रिकॉर्ड ले लिया जाए, रैंडम ऑडिट किया जाए और यह पता लगाया जाए कि क्या दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कल सुबह 10 बजे तक दिल्ली की सरकार को यह जवाब देना होगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की भी जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में हुई मौत की पूरी जानकारी सामने रखें, 4 दिन का पूरा 4 दिन के अंदर ये डेटा पेश करें। जरा सोचिए, परसों हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन की बदइंतजामी को लेकर डांट लगाई थी और कल सरकार ने तुरंत जजेस के लिए अशोका होटल में 100 बेड का इंतजाम कर दिया। यह इंप्रेशन दिया कि यह कोर्ट के कहने पर हुआ है। सबको लगा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डांट फटकार अपने लिए, जजेस के लिए, उनके परिवार वालों के लिए 5 स्टार कोविड फैसिलिटी दिलवाने के लिए की थी। लेकिन आज जब कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि 100 बेड की फैसिलिटी आपने क्यों दी, किसके कहने पर दी, तब पता चला कि दिल्ली सरकार ने अपने आप ही यह फैसला किया था। शायद उनको लगा था कि इससे जजेस की डांट कम हो जाएगी, कोर्ट खुश हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। हाईकोर्ट की नाराजगी जायज है भी। असलियत तो यह कि दिल्ली में हालत इतनी खराब है कि एक नया कोविड हॉस्पिटल खुलता है और 2 से 3 घंटे में सारे बेड फुल हो जाते हैं। कुछ ही घंटों के बाद हॉस्पिटल के गेट पर फिर रोते बिलखते लोग और तड़पते मरीजों की लाइनें लग जाती हैं। कल दिल्ली में सरदार पटेल कोविड सेंटर शुरू हुआ था। 500 बेड वाले इस हॉस्पिटल में 150 बेड्स ऑपरेशनल हुए, लेकिन कुछ ही घंटों में सारे के सारे 150 बेड फुल हो गए। इसी तरह डीआरडीओ की तरफ से 500 बेड वाला सेंटर खोला गया, इसमें भी सारे बेड्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं। डिमांड इतनी ज्यादा है। इन सेंटर्स के बाहर मरीजों की लाइनें लगी हैं और दिक्कत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कोविड केयर सेंटर में भर्ती होने के लिए
कुछ नियम बनाए गए हैं। यानी अगर आपको अपने मरीज को यहां भर्ती करना है तो इसके लिए आपको अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर के पास जाना होगा। यह सर्विलांस अधिकारी तय करेगा कि मरीज भर्ती के लायक है या नहीं, और अगर उसे लगे कि मरीज को एडमिट करना है तो फिर इसके लिए वो कोविड सेंटर के लिए रेकमेंड करेगा। मरीज की सारी डिटेल्स फोन के जरिए कोविड सेंटर पर भेजेगा और इसके बाद मरीज को एडमिशन मिलेगा। अब जरा सोचिए, ऐसे हालात में जब लोग तड़प रहे हैं तो लोग सर्विलांस ऑफिसर को खोजने जाएंगे, और क्या समझते हैं हमारे सिस्टम में सर्विलांस ऑफिसर बड़े आसानी से मिल जाएगा, चिट्ठी दे देगा, मैसेज भेज देगा। और जो रिश्तेदार हैं वो मरीज को देखें जिस मरीज की सांसें उखड़ रही हो, या फिर सरकारी अफसरों को ढूंढें और इंतजार करें। मजबूर लोग अपने मरीजों को लेकर सीधे सीधे सेंटर्स पर पहुंचने लगे, लेकिन एडमिशन तो तब मिलेगा जब बेड होगा। बेड है नहीं, लोग दिन भर हॉस्पिटल के गेट पर खड़े हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा। किसी की मां सड़क पर बैठकर सांसों के लिए तरस रही है तो कोई अपने भाई को हॉस्पिटल के बाहर घुसाने की जद्दोजहद कर रहा है। My father is in a very critical condition. I'm getting no help. Numbers are given there, but nobody is responding. Numbers are not reachable. Please help me, please. My father is dying. I can't afford another loss. Yesterday I lost my younger brother. Please help me, please. हम लोग कल से नोडल ऑफिसर को फ़ोन कर रहे हैं, हम डीएसओ को फ़ोन कर रहे हैं, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं है। रात को हमने आईटीबीपी में फ़ोन किया तो उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अभी तक। हमारे मरीज़ की हालत ख़राब हो रही थी, हम लोग अभी उसको अपनी कन्वेंस से किसी सोर्स से पता चला हमें कि वहाँ वॉकिंग ले रहे हैं। हम अपनी कन्वेंस से उनको दोनों को बिठा के पीपी किट खरीद के पहन के लेके आए हैं। बट अभी यहाँ पे फ्रंट लाइन पे जो भी वर्कर है उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या इनका सिस्टम है। वो कह रहे हैं हमारे को अंदर से इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम आपको आगे भेजेंगे। अभी धूप में हमारे पेशेंट दोनों पड़े हैं, और अगर कुछ हो गया तो कोई डीएसओ नहीं सुनता, कोई नोडल ऑफिसर नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा है हमारी। कल से हम लोगों ने 1000 फ़ोन कर दिए हैं, बट कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरे को पता चला था यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स हैं, बेड्स हैं, 1000 बेड्स लगाए उन्होंने ऑक्सीजन वाले, बट यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं दे रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। नंबर्स पे कॉल करे तो सारे नंबर स्विच ऑफ हैं। पूरे दिल्ली में इतना बुरा हाल है कि बेड्स पड़े हैं, बट दे आर नॉट गिविंग द बेड्स टू दी कोविड पेशेंट्स, एंड दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे वर्क ऑन करे, जो बेड्स हैं एटलीस्ट पेशेंट्स को दें ताकि लोग ठीक हों, दे रिकवर हों एंड दे गो बैक टू देयर होम। हम सच आप तक पहुंचा सकें, असलियत दिखा सकें, इसलिए खतरा उठाकर हमारे संवाददाता सैयद नजीर इस कोविड केयर सेंटर के बाहर पहुंचे। सेंटर के बाहर मरीजों की लाइन लगी थी, लाइन से एम्बुलेंस सेंटर के बाहर एम्बुलेंसेस खड़ी थी। मरीजों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। कोई इतनी ज्यादा तकलीफ में था कि फॉर्म भरना तो दूर, उसके लिए सांस लेना दूभर हो रहा था। कोई दिल्ली पुलिस में है, कोई हेल्थ वर्कर है, लेकिन बेड किसी के लिए नहीं है। कोविड केयर सेंटर का गेट किसी के लिए नहीं खुला क्योंकि बेड फुल हो चुके थे। मेरे फादर दिल्ली पुलिस से हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा नाम अजरा रसूल है, और डीएसओ से भी परमिशन मिलने के बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा अंदर से। ना गैस है उनके पास, ना सीट है, तो फिर क्या फ़ायदा। इन जो ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये किस लिए कर रहे हैं, फिर ये क्यों कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन? इनको करनी नहीं चाहिए ना रजिस्ट्रेशन फिर, जब इनके पास कोई सीट नहीं है अवेलेबल। इससे अच्छा तो हम घर पे ही थे। लंग्स में भी इन्फेक्शन है, ये हो रहा है कि लंग्स के इन्फेक्शन के लिए ही आप ट्रीटमेंट कर लो, इनका स्टार्ट तो करो, कुछ तो करो स्टार्ट, तब भी नहीं 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 नहीं, बस ना के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं खुद सर गंगाराम हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हूँ। मेरा वहाँ पे भी मेरे पेशेंट को बेड नहीं मिला, और वो कहते हैं कि आप वापस घर लेके चले जाओ पेशेंट को, 102 पे हम आप कॉल करेंगे, वहाँ से हम एम्बुलेंस भेजेंगे। मैंने बोला मैं पहुँचने वाली हूँ, आपने 3 दिन से हम फ़ोन कर रहे हैं, आपने कभी फ़ोन नहीं उठाया, अभी मैं पहुँचने वाली हूँ। एक पॉजिटिव पेशेंट को लेके मैं वापस यहाँ
से फिर अपने घर जाऊं, वहां से फिर एम्बुलेंस आएगी। इसके साथ में हम तीनों पॉजिटिव हैं, मेरा बेटा भी पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव हूँ, मेरा भाई भी पॉजिटिव है। तो 3 लोग अगर यहाँ से वापस पॉजिटिव पेशेंट, हम बीच में कितना स्प्रेड कर रहे हैं। मैंने उनको बोला आप यहीं से हमारा रजिस्ट्रेशन कर लो या जो भी है मुझे बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाओ वहाँ जाके डॉक्टर से बात कर लो, डॉक्टर को अगर लगता है कि वो आपको एडमिट कर सकते हैं तो फिर वो कर लेंगे। पर यहाँ पे मैं आई हूँ तो यहाँ पे तो कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई बता भी नहीं रहा कि क्या करना है, क्या से है, कुछ भी नहीं पता मुझे। यहाँ तो अभी आया हूँ तो ये रोक रहे हैं, कर रहे हैं, ये करना पड़ेगा, ऑनलाइन भरना पड़ेगा। हमको ऑनलाइन भरना आता नहीं है, तो कैसे भरूँ? ये है, हाँ, दोनों हम लोग पेशेंट हैं, दोनों कोविड पेशेंट हैं, दोनों को दिक्कत हो रहा है। मैंने बुकिंग अभी तक नहीं कराई है। मैं सुबह से भटक रहा हूँ। मेरे जो चाचा हैं वो तकरीबन 3 से 4 दिन से परेशान हैं। उनका ऑक्सीजन 80, 85, 75 के आसपास रहता है और वो धीरे धीरे लो जा रहा है। अभी कहीं से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त करके उनको ऑक्सीजन दी है, लेकिन अब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से नहीं मिल पा रहा है। तो अब हमें लगता है कि ऑक्सीजन खत्म होती है, उनकी कंडीशन कहीं ऐसा ना हो कि खराब होना शुरू हो जाए। तो मैं सुबह से परेशान हो रखा हूँ कि कहीं कोई हॉस्पिटल मिले, और मुझे कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है सर मुझे। तो लास्ट में मेरे को किसी ने यहाँ के लिए बताया कि यहाँ पर है, अवेलेबल है, तो मैं यहाँ आके देख रहा हूँ तो यहाँ कहानी कुछ और ही है। जरा सोचिए, ये वो सेंटर है जिसने 2 दिन पहले मीडिया को मैसेज भेजे थे, जिसकी बहुत पब्लिसिटी की गई थी कि कोविड केयर सेंटर खुलने वाला है, जिसको भी बेड चाहिए यहां पहुंच जाए। लेकिन लोग इस कोविड सेंटर में एडमिशन के लिए किस तरह धक्के खा रहे हैं ये हमने देखा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ तो लोग होंगे जिन्हें एडमिशन मिल गया, वो तो बड़े लकी होंगे, उनकी तो किस्मत है, उनकी तो जान बच जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। जिन लोगों को इस कोविड केयर सेंटर में एडमिशन मिल गया, उनकी हालत के बारे में आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो मरीज हॉस्पिटल बेड के लिए तड़प रहे थे, लड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, वो कुछ घंटे बाद इस कोविड केयर सेंटर में से बाहर निकल आए, वहां रुक नहीं पाए, लड़ झगड़ कर बाहर आए। इन लोगों ने कहा कि कोविड केयर सेंटर तो खुल गया, एसी भी लग गए हैं, लेकिन न तो ऑक्सीजन है, न दवाएं हैं, न डॉक्टर है, न नर्सेस हैं। इन मरीजों ने कहा कि इस सेंटर में भर्ती होने से तो बेहतर है हम घर पर ही रहते। एक भी पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, एक भी पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पे कोई केयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक पैरासीटामोल कल का दे गए हैं, फीवर तक नहीं कोई देखने आता। गैस खत्म है, 4 घंटे से कोई गैस का सिलेंडर नहीं लगाने आया। रात को आते हैं, बार बार बंद कर जाते हैं। 85, 84 जा रहा ऑक्सीजन। ओके यहाँ आप कल एडमिट हुए थे? हाँ जी। तो फिर आज अभी इंतजार करने के बाद सुबह से कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं मिली? कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली। डिस्चार्ज के लिए भी सुबह से शाम हो गई, चिल्ला के अब लड़ाई झगड़ा करा तो डिस्चार्ज हुए। ऑक्सीजन सुबह थी, अब 3-4 घंटे से नहीं है। बता रहे हैं मैं तो अंदर से आ रहा हूँ। आएगी कर रहे हैं। अब कब आएगी। बिल्कुल, इससे अच्छा तो घर में बेटर है। यहाँ बिल्कुल गलती से कोई नहीं आएगा। एक भी पेशेंट अगर बोल दे ना आपको अंदर कि दे आर सेटिस्फाइड, नॉट ए सिंगल पेशेंट सेटिस्फाइड। कूलर हवा कुछ है? एसी तो इतने लगा रखे हैं, 20 एसी लगा रखे हैं और सब लोग कांप रहे हैं, इतना ठंडा कर रखा है। जिस चीज का जरूरत नहीं है वो तो है, ऑक्सीजन का जरूरत है वो नहीं है। जेल में जैसे पिंजरे में पंछी डाल दिया और फटफट करता रहेगा, वो हाल है यहाँ पे। पीने की क्या सुविधा है? 3rd क्लास खाना। 3rd क्लास खाना देते हैं। पिंजरे में डाल दिया पंछी को और वो फड़फड़ा रहा है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। एक पैरासीटामोल दे गए हैं कल से, कोई फीवर नहीं देखने आते, कुछ नहीं चेक करने आते। अंदर मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि डॉक्टर विजिट नहीं दे रहे, उनको स्टेरॉइड्स चाहिए क्योंकि उनका सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो वो भी कुछ नहीं चल रहा अभी अंदर। और सामान भेजा 3-4 घंटे हो गए, उन तक अभी तक पहुंचा नहीं है। तो मतलब ऐसा कैसे चलेगा? उन्होंने दवाई भेजी मैंने, जो जितनी भी स्टेरॉइड्स डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी, फेब्रिफ्लू और जो भी मेन मेडिसिन है, तो अब तक उन तक पहुंची नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? मतलब गवर्नमेंट सब बनाए हैं तो थोड़ा ध्यान तो दे, जिन पेशेंट को उन्होंने एडमिट करा अंदर। ऐसे चलेगा? अभी सामान कह रहे भेज दिया पर अब तक उन तक पहुंचा नहीं है। वो ऐसे थोड़ी ना चलेगा सर। पैरासीटामोल, डोलो 650 तो हमारे घर में आधा किलो पड़ी है भाई साहब, क्या करें? वो तो हमारे पास भी है।
अब देखो कब तक यही है, इधर कुआं इधर खाई, भाई साहब कहाँ जाए, ये है कहाँ जाए। मतलब घर जाते हैं तो ये होता है कि यार हमने कुछ किया नहीं, इनके लिए कुछ किया नहीं, यहाँ धक्के खाओ सड़क पे। मेरे सामने 3 लोग अभी एक्सपायर करके गाड़ी में बैठे बैठे, क्या करोगे। अगर हम ऐसे कोविड केयर सेंटर बनाएंगे जहां से मरीज डरकर भाग खड़े हों तो क्या हाल होगा। बाकी जगह तो वैसे ही हाउसफुल के बोर्ड लगे हैं, मरीज जाएं तो कहां जाएं। दिल्ली में इस वक्त एलएनजेपी सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन इसकी हालत यह है कि पिछले 1 हफ्ते से यहां एक भी आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है और अब तो नॉर्मल बेड मिलना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली के सारे हॉस्पिटल सारी जगह चक्कर काटने के बाद उन्हें अपने पेशेंट के लिए कोई बेड नहीं मिलता। अब सरकार बताए ऐसी सिचुएशन में करें तो क्या करें। मैं अभी से 2-3 हॉस्पिटल लेके घूम चुका हूँ, यहाँ पे फर्स्ट एड करने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा है कि मैं देखूंगा ही नहीं पेशेंट को, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। फर्स्ट एड भी नहीं कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन भी नहीं दे रहे, कुछ भी ऐड कर नहीं रहे, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। बाहर से बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कितने हॉस्पिटल अभी जा चुके हैं? कम से कम 8 से 10 तो घूम चुका हूँ। सुबह से घूम रहे हैं? मैं कल से घूम रहा हूँ, कल मॉर्निंग 5 से मैं अभी तक घूम ही रहा हूँ। अभी तक आया नगर से लेकर के आया नगर, रोहिणी, पीतमपुरा, रोहिणी सब कुछ घूम चुका हूँ। इसमें इलाज चल रहा था इनका, वहाँ तो उन्होंने रेफ़र किया किसी भी अस्पताल में आप ले जाओ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बेड नहीं है हमारा खाली। नहीं ले रहे मैम, बिल्कुल भी। मैम आधा घंटा आ गए, अंदर भी गए, बाहर जो डॉक्टर से बात की कह रहे हैं यहाँ नहीं, जबकि यहाँ वो कह रहे हैं कि बेड खाली नहीं है। लोगों की बातें सुनिए, न बेड है, न ऑक्सीजन है, न दवाई है, न इंजेक्शन है। और यह हाल देश की राजधानी का है, दिल्ली का है। जब हर मेडिकल स्टोर पर लाइन लगती है, लोगों को कोविड की दवा तो छोड़िए, नॉर्मल दवाएं तक मिलना मुश्किल हो गया है। और जहां तक रेमडेसिविर का सवाल है तो उसके लिए मेडिकल स्टोर वाले टोकन देते हैं, 3-4 दिन की वेटिंग है, इसलिए दवा के लिए लोग अब मेडिकल स्टोर के बाहर सो जाते हैं। जो पीछे 5 दिन से लोग बाग आ रहे हैं, जिनके तो 21 तारीख के टोकन बांटे गए हैं, 50 टोकन बांटे हुए हैं इन्होंने, वो कई आदमी हैं जो यहाँ पर हैं अभी भी, उनको भी अभी तक कोई ये दवाई उपलब्ध नहीं हो। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं, उनको भी नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ की जगह कहीं और दूसरी जगह भी हमने ट्राई किया, वहाँ भी सेम सिचुएशन है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, तो वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक उन्होंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। बहुत सारे दुकानों पे ये सारी दवाइयाँ मिल नहीं रही, 2-3 दवाइयाँ मिल नहीं रही इसमें। कौन सी दवाई है? कोई कोविड की दवाई या नहीं, कोविड की दवाई नहीं, इसमें जो खांसी बुखार है और 3 दिन से मेरे सर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो सारी दवाइयाँ मिल नहीं रही है। डॉक्सी 100 mg है, सेलिन 500 mg है, कोपाडेक्स है, ये मिल ही नहीं रही है इस कंपनी की। जो दूसरी कंपनी बता रहा है जी, दूसरी का सब्स्टिट्यूट है इनका, तो मेडिसिन नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगले 13 दिन में दिल्ली में अलग अलग जगहों पर 1200 आईसीयू बेड्स का और इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड, जीटीबी हॉस्पिटल के पास और सरदार पटेल कोविड सेंटर में बेड्स और बढ़ाए जाएंगे। आज से ही जगहों पर कोविड सेंटर बनाने का काम तेजी से शुरू भी हो गया। 10 मई तक इन्हें ऑपरेशनलाइज करने की हेडलाइंस दी गई है कि डेडलाइन है इनके पास। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बताया कि जीटीबी हॉस्पिटल के बगल में एक ग्राउंड है, इसे कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है और इसके लिए एक डेडलाइन दे दी गई है। ध्यान दीजिए, पिछले साल अप्रैल में इसी तरह की तस्वीरें चाइना से आती थी, जब वहां 2-2, 3-3 दिन में हॉस्पिटल तैयार होते रहे थे। अब हमारे यहां ऐसा हो रहा है। लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल बना देने से तो कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन हो, डॉक्टर्स हो, दवाएं हो, सपोर्ट स्टाफ हो। केजरीवाल का दावा है कि ऑक्सीजन की सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हो रही है। ऑक्सीजन तो मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम है उसे लाने के लिए टैंकर्स नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार अब बैंकॉक से
टैंकर्स मंगा रही है। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफी इंप्रूव होगी। अब सरकार की जिम्मेदारी ये तो नहीं हो सकती कि जब बारिश शुरू हो जाए तो छाता खोजने निकले। सरकार से, सिस्टम से उम्मीद की जाती है कि वो प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करें, थोड़ी फॉरवर्ड प्लानिंग हो, आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एडवांस में तैयारी की जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले हफ्ते तक मनीष सिसोदिया दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के लिए यूपी को, हरियाणा को, ऑक्सीजन टैंकर्स को रोकने का इल्जाम लगा रहे थे, उन्हें दोषी ठहरा रहे थे। लेकिन अब दिख रहा है कि हालत काबू से बाहर है, तो फिर से कोशिश शुरू की है। कोविड केयर सेंटर बनवाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत के बारे में केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। बैंकॉक से 18 टैंकर मंगवाए गए हैं, फ्रांस से ऑक्सीजन के 21 प्लांट मंगवाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। बस इतना कहना है कि अगर ये कोशिशें कुछ दिन पहले की गई होती तो शायद दिल्ली वालों को ऐसे बुरे दिन न देखने पड़ते। पानीपत के प्रेम हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। आज अचानक हॉस्पिटल वालों ने मरीजों के रिश्तेदारों से कह दिया कि ऑक्सीजन का इंतजाम करो, कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। इससे मरीजों के परिवार वाले परेशान हो गए, हाय तौबा मच गई। जो लोग कुछ कर नहीं सकते थे वो रोने चिल्लाने लगे, सरकार से मदद की गुहार लगाने लगे। कहाँ लेके जाए साल आपने बताओ। 22 साल की उम्र है और हमारा कोई नहीं आगे पीछे, सिर्फ हम उसी के सहारे जी रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, हम 15 दिन से लड़ रहे हैं उसकी जान के लिए, उसके बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। उस बच्चे का बाप भी नहीं है, हमारा अकेला सहारा है वो। 7 दिन हो गए मेरे भाई को और 4 दिन से वो वेंटिलेटर पे है। हमने डीसी से भी बात कर ली है, वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। पीछे से पाइपलाइन चाहिए, देने को तैयार नहीं है ये हमें। मेरे भाई को कुछ हो जाएगा और 18 पेशेंट पड़े आईसीयू में, सबको पीछे से पाइपलाइन का सप्लाई चाहिए। हमें जरूरत है, 2 घंटे का सिर्फ टाइम है, 2 घंटे में कुछ भी कैसे भी करो, कोई हमारी सुन नहीं रहा। हमने हर जगह फोन कर लिया, IAS को फोन कर लिया, इतने मीडिया कर्मचारियों को फोन कर लिया, सबको फोन कर लिया, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है हमारी। ऐसे कैसे काम चलेगा? ये काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट। हमारा बेचारा बच्चा थोड़ा रिकवर कर रहा है, साल जान निकालने के लगे हुए हैं। इतना कुछ है इनके पास, सब है इनके पास, इनका प्लांट खुद का है, पता नहीं क्या कर जा रहे हैं, पीछे से सप्लाई नहीं मिल रहा इनको। ये खुद ही नहीं हिम्मत कर रहे, हिम्मत खुद नहीं करेंगे तो पेशेंट को कैसे बचाएंगे? ऐसा हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए क्या ये यहाँ पे? कितने दिन से एडमिट है यहाँ पे? 7 दिन हो गए एडमिट हुए, 4 दिन से बच्चा वेंटिलेटर पे। आज थोड़ी रिकवरी शुरू हुई है और आज इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जो 15 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम जी लें, हम ठीक हो जाएं, उनको लग रहा था कि हम ठीक हो जाएंगे, वो सब मर जाएंगे। आज कैसे देखेंगे हम उन सबको तड़प के? मरता हुआ ये बताओ। हॉस्पिटल में हाथ खड़े कर दिए और डीसी आई ऑफिसर जो भी थे वहाँ पे, कलेक्टर थे, जो भी थे, सबसे मिल के आए, हम हाथ जोड़ के आए, सबने वापस भेज दिया। हॉस्पिटल दिल्ली के हो या हरियाणा के, सब जगह ऐसा ही हाल है। जब सवाल पूछते हैं, जैसे इस हॉस्पिटल से पूछा गया, तो जवाब मिला उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। सरकार ने हर हॉस्पिटल के लिए कोटा तय कर दिया है। कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन हॉस्पिटल कहां से लाएगा? इसलिए मरीजों के रिश्तेदारों से ऑक्सीजन का इंतजाम करने को कहा गया। इसमें गलत क्या है? देयर इज एडिक्वेट ऑक्सीजन अवेलेबल। हमने सिर्फ इनको ये काउंसिल किया है क्योंकि अभी हमारे पास एक आया है ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट कि देयर इज अ कोटा सिस्टम और हमें 1 टन कोटा मिलेगा। हमारी रिक्वायरमेंट 3 to 4 टन है। आज की कोई दिक्कत नहीं है, राइट? फ्यूचर की बात करिए, इसलिए मरीजों को कहा गया है
कि दे शुड मेक अरेंजमेंट्स। अगर ये कोटा सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है टू इंक्रीज द कोटा, लेट्स होप इट हैपेंस। आप सोचिए, जब मरीजों को ऐसे जवाब मिलेंगे तो वे क्या कहेगा? निराशा नहीं होगी, हताशा नहीं होगी, दुख नहीं होगा? आज हरियाणा में कोरोना के करीब 12,000 नए केसेस सामने आए। हालत बिगड़ती जा रही है और इल्जाम यह भी है कि फिगर्स कम करके दिखाई जा रही हैं। आज जब रिपोर्टर्स ने चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर से इसके बारे में पूछा तो उन्हें जरा बेतुका जवाब दिया। खट्टर ने कहा कि इस वक्त आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार क्या कर सकती है? सिस्टम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मर गया उस पर चिल्लाने से, शोर मचाने से वो जिंदा तो नहीं हो जाएगा, इसलिए मौत के आंकड़ों पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। जरा सोचिए, एक राज्य का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात कहना तो दूर सोचता भी है, तो फिर उस राज्य के सिस्टम पर कैसे भरोसा करें? कोरोना से सिर्फ दिल्ली और हरियाणा की हालत खराब नहीं है, उत्तर प्रदेश भी बेहाल है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश का हाल दिखाता हूं। ऑक्सीजन के लिए यहां भी लोग दर दर भटक रहे हैं। जो कोरोना के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई को दुरुस्त रखने की कोशिश तो की जा रही है। जो नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं लेकिन कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनमें तो ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी है। आप सोच सकते हैं, जिस हॉस्पिटल में किसी परिवार का कोई मेंबर भर्ती हो और हॉस्पिटल अचानक ये अनाउंसमेंट करे कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, मरीजों के रिश्तेदार या तो ऑक्सीजन ले आए या फिर मरीज को अपने घर ले जाएं, तो परिवार वालों पर क्या बीतेगी? और ये आज गाजियाबाद में हुआ। गाजियाबाद में गार्गी हॉस्पिटल में अनाउंसमेंट किया गया कि हॉस्पिटल के पास सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन है, मरीजों के परिवार वाले ऑक्सीजन का इंतजाम कर ले। मैं गार्गी अस्पताल से बोल रही हूँ कि गार्गी अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कृपया सभी मरीज के साथ हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें। धन्यवाद। किसी हॉस्पिटल में इस तरह की अनाउंसमेंट मैंने कभी नहीं सुनी। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। आप सोचिए, जो मरीज वहां भर्ती हैं उनकी तो सांसें अटक गई होंगी। घबराहट में वैसे ही ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया होगा। परिवार वालों पर क्या बीती होगी। लेकिन हॉस्पिटल का कहना है कि वो भी करें तो क्या करें, सरकार से मदद मांग मांग कर थक गए। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो मरीजों से ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए कहा, और क्या करते। वाकई सिचुएशन बहुत ख़राब है। हमें 4-5 दिन से ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमें मिल ही नहीं पा रही। सारी ऑक्सीजन जो है पता नहीं शायद कोविड हॉस्पिटल्स को डाइवर्ट हो रही है। मैं तो फ़ौरन बंद कर रही हूँ हॉस्पिटल, क्या करूँ? 1 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, क्या करूँ? अनाउंसमेंट करें जाओ जाओ जाओ, पेशेंट जाने को तैयार नहीं, कहाँ जाएँ? तो उन्होंने फ़ौरन 4 सिलेंडर हमें रिलीज़ करे, पर वो हमारे 4 सिलेंडर कितनी देर चलेंगे? फिर 2 घंटे बाद फिर वही सिचुएशन। पैनिक आ रहा है, बिल्कुल पैनिक आ रहा है। हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। हर घंटे हम ऑक्सीजन की चिंता करे जा रहे हैं। अभी भी गैस समस्या है। अभी भी हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, कब आई गैस पता नहीं। इसी बीच में हमारे पेशेंट कहीं से 2 सिलेंडर मांग कर ले आए, तब भी काम चला। 2 सिलेंडर से हमारा काम 2 घंटे चलेगा। 1 सिलेंडर व्यवस्था, अब कभी भी हमारी गैस खत्म हो सकती है। आप सोचिए कि डॉक्टर्स इलाज करें या 1-1 मिनट सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजार करें। कितना तनाव होगा, कितना डर होगा। लखनऊ में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर सैकड़ों मीटर लंबी लाइनें दिखाई दी और आपको लगेगा कि रुचि कुमार ने जब इस लाइन में खड़े लोगों से बात की, उनकी स्थिति को समझा, तो कितनी भयानक हालत है। 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी लोग 12-12 घंटे से लाइनों में लगे हैं। कोई रात भर से ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर लेकर अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था। तो कुछ लोग सुबह 4 बजे से बैठे हुए थे। लोगों से बात करने के बाद रुचि कुमार ने ऑक्सीजन प्लांट के मैनेजर से बात की, तब ऑक्सीजन क्राइसिस की असली तस्वीर सामने आई।
पिछले कुछ दिनों से इस प्लांट ने अपनी कैपेसिटी को डबल कर लिया। 1300 से बढ़ाकर 2600 सिलेंडर को डेली रिफिल कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की लाइन मांगने वालों की क्यू खत्म ही नहीं हो रही, लगातार बढ़ रही है। ऑक्सीजन क्राइसिस का कोई अंत दिखाई नहीं देता। लखनऊ में छठा मील का ये ऑक्सीजन प्लांट है, जहां पे गैस के सिलेंडर ऑक्सीजन गैस के रिफिल किए जाते हैं। इस समय 40 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सूरज आसमान पर है और लोग कतार में खड़े हैं। इस तरह से सिलेंडर्स की भी कतार है लोगों के साथ साथ। सबके कोई ना कोई अपना बीमार है जिसके लिए ऑक्सीजन गैस के लिए वो यहाँ पर आए हैं। ये इलाका शहर से, लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर दूर है। कितनी देर में मिला? मिल गया सुबह 4 बजे से। 4 बजे आए? 4 बजे लाइन में लगे। किसके लिए चाहिए आपको सिलेंडर? घर के मरीज के लिए। इस समय 3 बज रहा है, अब इनको करीब 11 घंटे बाद ये गैस मिली है। मैं कल भी लगाता लाइन में आके, रात के 7 बजे लगाता, सुबह 10 बजे मैं यहाँ से सिलेंडर लेके गया हूँ। रात में आए थे 10 बजे, सुबह 5 बजे जी। सिस्टम ही मारा अस्पताल में नहीं मिल रही, घर पे बोल रहे हैं अपने आप हॉस्पिटल में। तो मैं 2 भांजियाँ मेरी ऑक्सीजन के बगैर खत्म हो गई थी। इस वजह से मतलब जो भांजे और अपनी सिस्टर को जो है हमने एडमिट नहीं कराया। हॉस्पिटल की ये नौबत है कि मतलब जो है वो कह रहे हैं कि अपना मरीज अपना ऑक्सीजन लेके आइए तब जाके। तो हमारी सिस्टर और हमारे भांजे की, छोटे भांजे की तबीयत बहुत खराब है, उसके लिए हम ऑक्सीजन लेने के लिए आए हुए हैं। जो भी वीआईपी है उन लोग क्या कहते हैं, तुरंत गाड़ी आती है, नई गाड़ी आई बस चले गए। कोई गाड़ी प्रशासन कोई प्रशासन खुद अंदर आए, देखिए सामने गाड़ी आ रही है, सिलेंडर आ रहे हैं, देखिए वीवीआईपी भैया क्या हुआ? मैम पेशेंट के लिए गाड़ी ले जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना, मेरे घर पे पेशेंट है। यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि ये बेचारे कल रात से कोई लाइन में लगे, कोई सुबह से लगे। अंदर एक्चुअली में सुबह से लोग आए हुए हैं, सुबह से हॉस्पिटल के सिलेंडर्स लगे हुए हैं। अब जब रिफिल होगी तब यहाँ पे रिफिल होगा। भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बाहर परेशान है, कह रहे हैं रात से खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं, गैस नहीं मिल रही। अब इस समय प्रेजेंट टाइम पे तो मैं मान के चलता हूँ लखनऊ का सबसे बड़ा प्लांट आपका यही है। अब भीड़ का क्या है, हमारी मजबूरी है कि हम जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से भरते जा रहे हैं। पहले हमने एक प्लांट हमारा लगा हुआ था, मैंने कल ही दूसरा प्लांट अपना चालू किया है। पहले 1300 सिलेंडर पर डे की कैपेसिटी थी, अब मेरे 2500 सिलेंडर पर डे की कैपेसिटी हो गई है। नोएडा से जो तस्वीरें आई वो आप देखेंगे तो रो पड़ेंगे। मजबूरी क्या होती है, बेबसी क्या होती है, लाचारी क्या होती है, ये सब सिर्फ कुछ सेकंड में समझ आ जाएगा। हॉस्पिटल्स में लाइनें लगी हैं, दवाएं, ऑक्सीजन सब कुछ कम पड़ रहा है। डॉक्टर मरीज की हालत देखकर लिख देता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। इंजेक्शन का इंतजाम मरीज को करने को कहा जाता है। मरीज कहां से लाए रेमडेसिविर, किसके सामने हाथ फैलाए? उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार नोएडा में सीएमओ ऑफिस पहुंच गए, उनके पैरों पर गिर पड़े और इतनी विनती की, किसी तरह इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मरीज की जान बचा लीजिए। आज यूपी में कोरोना के लगभग 33,000 नए केसेस आए। थोड़ी सी राहत इस बात की है कि 30,000 से ज्यादा मरीज आज रिकवर भी हुए। योगी आदित्यनाथ ने दवाओं और इंजेक्शन का प्रोटोकॉल तय किया है। इसके अलावा आज योगी ने यह भी आदेश दिया कि यूपी में अगर किसी हॉस्पिटल में एक भी बेड है तो हॉस्पिटल मरीज को भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं होगा तो मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा और उनके इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। सभी जरूरतमंद कोरोना मरीजों को बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और लाइफ सेविंग ड्रग्स मिले, इसकी जिम्मेदारी जिले के डीएम और सीएमओ को दी गई है। यूपी के सभी कोविड हॉस्पिटल डेली 2 बार अपने खाली बेड्स की डिटेल बताएंगे और सभी ऑक्सीजन टैंकर्स में जीपीएस लगाकर उनकी लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। उम्मीद करनी चाहिए यह सिस्टम काम करेगा और यह सिस्टम कितना काम करता है इस पर हमारी नजर रहेगी। हम आपको लगातार बताते रहेंगे।
अब मैं आपको महाराष्ट्र का हाल बताता हूं, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं। और महाराष्ट्र की जो तस्वीर आज आई है वो दिल दहलाने वाली तस्वीर है। हर रोज आने वाले नए कोरोना केसेस के मामले में महाराष्ट्र अब भी नंबर 1 बना हुआ है। आज महाराष्ट्र में कोरोना के 66,000 से ज्यादा नए केसेस आए और 895 लोगों की मौत हो गई। हालत ये हो गई कि डेड बॉडीज को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। बीच से जो तस्वीरें आई वो चौंकाने वाली हैं। एक एम्बुलेंस में 22 लाशें, एक के ऊपर एक 22 शव। जिस एम्बुलेंस में 2 मरीजों को लिटाने की जगह होती है, उस एम्बुलेंस में 22 लाशें भरी हुई थी। बीट के स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी से निकली इस एम्बुलेंस की तस्वीर जिसने भी देखी डर गया। यह विचलित करने वाली तस्वीर है। हॉस्पिटल से 2 एम्बुलेंस निकली, एक में 22 लाशें थी, दूसरी में 30 लाशें शमशान पहुंची और एक एक चिता पर 3-3, 4 शवों को एक साथ रखकर चला दिया गया। जब सवाल उठे तो सफाई आई। बताया गया कि हॉस्पिटल के पास 2 ही एम्बुलेंस हैं। सरकार से 5 एम्बुलेंसेस की मांग की गई है। 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक एक भी नई एम्बुलेंस नहीं मिली है। कल 30 पेशेंट्स की कोरोना से मौत हो गई थी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोरोना के मरीज की लाश ज्यादा देर तक रखी नहीं जा सकती, इसलिए मजबूरी में शवों को एम्बुलेंस में भरकर शमशान भेजा गया। महाराष्ट्र में कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन हो रहा है और सिस्टम कितना दुरुस्त है, यह तो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन महाराष्ट्र के नेता कह सकते हैं कि बीड दूर दराज का इलाका है, कमियां हो सकती हैं। मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है, करें तो क्या करें। लेकिन मैं आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाता हूं। मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। देखकर लगेगा यहां कोरोना से बचने के लिए नहीं बल्कि कोरोना का प्रसाद बांटने के लिए लोगों को बुलाया गया है। ये तस्वीरें मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर की हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बने इस जंबो सेंटर में कई महीने से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बन पाया। यहां वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों में ज्यादातर सीनियर सिटीजन हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, कड़ी धूप में लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। पता नहीं कब नंबर आएगा और नंबर आएगा भी या नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई नाम तक नहीं है। कोरोना का खतरा है, इसके बावजूद बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग कई कई घंटे तक इंतजार में खड़े हैं, क्योंकि उन्हें डर है 1 मई से जब 18 साल से ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो फिर भीड़ इतनी बढ़ जाएगी और पता नहीं तब वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप एक लंबी कतार उन लोगों की देख सकते हैं जो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, और चूंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने 3 अलग अलग कतारें बनाई हैं। ये जो कतार आप देख रहे हैं ये सेकेंड डोज के उन सीनियर सिटीजन्स की है जिन्हें डोज लेना है। इसके अलावा आपको बता दें एक कतार जो है पहला डोज लेने के लिए आए हुए जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए एक कतार यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा तीसरी कतार 45 साल से ज़्यादा उम्र के उन लोगों की है जो अपना पहला डोज लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। सुबह से ही जो है 7 बजे से लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया था। धूप काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लंबे समय से ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। कई सारी परेशानियाँ भी इन्हें हो रही है। इनका कहना है कि इतनी ज़्यादा भीड़ काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकती है क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आप दृश्य देख कर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या बनी हुई है। जल्द से जल्द ये जो सीनियर सिटीज़न हैं वो अपना टीका लगा के यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये पहला और दूसरा डोज लेने के लिए जो सीनियर सिटीजन्स है उनके यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो कोमॉर्बिडिटीज के शिकार है। इसके अलावा 45 साल से उम्र के ज़्यादा जो लोग हैं
वो यहाँ पर रुके हुए हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि 1 तारीख से 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनका टीकाकरण शुरू हो जाएगा। ऐसे में तमाम टीकाकरण केंद्रों पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ सकती है। ऐसे में इन्हें टीका शायद न लगे और जिस तरह से टीके का शॉर्टेज देखा गया है पिछले कुछ दिनों में, तो डर भी इन लोगों को लग रहा है कि अगर अभी जो टीके का स्टॉक है वो खत्म भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है। इसलिए भी लोग जो है इसी आशंका के मद्देनज़र इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आए हुए हैं। परेशानी धूप में खड़ा रहने का, और तीसरे बार आए, फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट दिया, इधर गेट बंद, स्टॉक खत्म नहीं बोला, सेकेंड डे आ गया, इससे ज़्यादा लाइन था, वापस आए। मेनली सोशल डिस्टेंसिंग सेफ रहने का, इधर तो सोशल डिस्टेंसिंग का नाम ही नहीं है, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग बिकॉज वी ऑल आर सीनियर सिटीजन्स, यू नो। सो ये एक्चुअली आई डोंट नो, दे शुड हैव ईदर स्टॉप्ड वैक्सीनेशन टुडे एंड टेकन सर्टेन क्राउड, एक बैच करके लेना मनता था, but not like this. Yesterday we came, we went back. So today they said you come at 9 o'clock. We came at 9. Still we are standing in such a long queue. I don't know how long it will take. तो रोज का ही भीड़ रहता है ना, अभी रोज वेटिंग करके कितना दिन वेट करेंगे ना, तो वेट करके आज आ गए हम लोग। तो अभी पता नहीं डोज मिलता है नहीं मिलता है। हाँ नहीं, पहली बार आ गई मैं। ये तस्वीरें देखते तो समझ में आ जाता है कि कोरोना के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 क्यों है। क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है। लापरवाही के मामले में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। लापरवाही के कारण महाराष्ट्र का यह हाल हुआ है। जरा सोचिए, महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, इसके बाद भी सब्जी मंडियों में भीड़ दिखती है, लोग आराम से घूमते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में तो खुद सरकार ने हजारों लोगों को इकट्ठा किया। ऐसे में अगर हालात और बिगड़ जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। सरकार भले लापरवाही करे, लेकिन आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आपके लिए कुछ डॉक्टर्स की सलाह है। काम की बात बता देता हूं। डॉक्टर्स आजकल कह रहे हैं कि डबल मास्क पहनना चाहिए, घर में भी मास्क लगाना चाहिए। इसकी वजह है कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट। हमारे देश में कोरोना के 6 म्यूटेंट सामने आ चुके हैं। डबल स्ट्रेन के बाद ट्रिपल स्ट्रेन वायरस मिलने की भी पुष्टि हो गई है। चिंता की बात है कि कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा इन्फेक्शियस है। इसलिए डॉक्टर्स ने डबल मास्क पहनने की सलाह दी है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा कि डबल मास्क पहनने से कोरोना का चांस 95% तक कम हो जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपके घर में या 24 मीटर के दायरे में कोई कोरोना पॉजिटिव है तो आप अपने घर में भी मास्क लगाएं तो बेहतर होगा। इससे इन्फेक्शन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। आपका मास्क ही कोरोना वायरस को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, उससे आप 6 फीट की दूरी पर हैं, लेकिन दोनों ने मास्क नहीं लगा रखा, तो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन के चांस 90% होते हैं, 90%। अगर कोरोना पेशेंट ने मास्क लगाया हुआ है और आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको इन्फेक्शन के चांस 30% हैं। और अगर दोनों ने मास्क लगाया हुआ है, 6 फीट की दूरी है, तो फिर इन्फेक्शन का चांस सिर्फ 1.5% रह जाता है। तो अगर आपके घर में भी कोरोना पेशेंट है लेकिन आप मास्क लगाकर रखते हैं, 6 फीट की दूरी मेंटेन रखते हैं, तो आपको इन्फेक्शन के चांस नेग्लिजिबल है, आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए घर में हो बाहर हो, मास्क जरूर लगाइए। मास्क ही आपको कोरोना की मुसीबत से छुटकारा पाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।